हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का आरआरबी 2022-23 का न्यू जो बुक आया है समान विज्ञान का 9585 प्लस क्वेश्चन इसमें अपडेट किया गया है। तो जैसे जो न्यू क्वेश्चन इसमें अपडेट किया गया, इससे पहले अगर जीके इससे पहले अगर भौतिक का फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं देखे 400 प्लस क्वेश्चन करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, इसका फिजिक्स का 400 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जो अभी कराएंगे आपको, अभी जो होगा रसायन शास्त्र तो करा देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से 9585 प्लस क्वेश्चन। तो जाइए प्ले लिस्ट में, यूथ पब्लिकेशन का 9585 प्लस लिखा रहेगा, उसमें आप फिजिक्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते रसायन विज्ञान एक परिचय पदार्थ के बारे में आज को पहला चैप्टर है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जाकर फिजिक्स भी देख सकते हैं। उसके बाद जीके भी 11,640 का भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम से, उससे भी जाकर आप जुड़ जाइए। तो जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में एक नंबर क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। बताइए एक का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर ठोस, इसका क्या हो जाएगा ठोस। उसके बाद चलिए देखिए क्वेश्चन, इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी में कहा गया ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति आकार आयतन के स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए 2 नंबर में कहा गया, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा। 2 का ए आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये जो है ये इसका सही कथन नहीं है। उसके बाद बी सी डी इसका सही कथन है। कौन नहीं है, ऑप्शन ए। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतह स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ के कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कहा गया, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। ये बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 3 का। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में कहा गया, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, एक कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। वे अवयवी कण या अणु परमाणु या आयन होते हैं। लक्षण ठोस असंपीड़ित एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठोस अवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक पाई अधिक होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कहा गया, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा कितना, 5। कितना पदार्थ है, 5। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पदार्थ के ब्रह्मांड की विषय वस्तुएं हैं। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्था तय की गई। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, 5वां बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन।
5 में कहा गया नीचे दी गई आकृति को क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बताइए 5 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन 4 दिया गया है। प्रथम में दिया गया पदार्थ की चारों अवस्थाएं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। उसका प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए डी में यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी इसका आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। मौजूद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या बिंबाणु या प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कहा गया डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो किसमें विसरण जो होता है अधिक तीव्रता से होता है। तो 6 का आंसर बताइए क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा गैस। क्या होगा, गैस। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में आगे 7 नंबर में क्या कहा गया। 7 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन इसका गलत है 4 में से। 4 ऑप्शन दिया गया है 7 का। तो 7 में देखिए क्या, पहला में दिया गया पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो इसमें कौन गलत है ये बताइए। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ये गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये क्या है, गलत है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए कहा गया, आगे देखिए पदार्थ के कण की कुछ विशेषता निम्न हैं। सभी पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद चलिए देखिए, आकर्षित करते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद पदार्थ के कणों के गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। उसके बाद चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में कहा गया डैश एक शुद्ध पदार्थ है। डैश एक शुद्ध कौन शुद्ध पदार्थ है ये बताइए। 8 का बी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन क्या है, शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मास गैस भी कहते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा विधान सत्य है बताइए। तो देखिए 1 में क्या कहा गया। 1 में देखिए पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता है। उसके बाद देखिए संपीड़ित में क्या कहा गया। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर
उनका आयतन कम हो जाता है, गैस में यह गुण पाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए दोनों में, दृढ़ता में और संपीड़ितता में, ऑप्शन ए और बी, इसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, केवल बी इसका सत्य है, केवल संपीड़ितता वाला इसका सही है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, दृढ़ता में, पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाला झटकों या धक्कों को विरोध करता है। कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है, क्योंकि संपीड़ित गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इनके कारण उच्च दाब इनका घनत्व कम हो जाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण और यौगिक मिश्रण और विलयन, इसके बारे में देखिए क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया मिश्रण प्रकृति में डैश हो जाता है, डैश हो सकता है। बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा, 10 का सी, समांगी और विषमांगी दोनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए, प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये सब क्या है, विषमांगी है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कहा गया एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, ठोस विलयन, क्या जाएगा, ठोस विलयन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नतः, ठोस में ठोस का विलयन, मिश्रण धातुओं जैसे पीतल, तांबा प्लस जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस विलयन, वायु में कपूर का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में एल्कोहल का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, दूध, क्या हो जाएगा, दूध। ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ के संगठन एवं विभिन्न गुणधर्म एवं एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में कहा गया समांत पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, डैश कहलाते हैं। बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलाइड, क्या हो जाएगा, कोलाइड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, कोलाइड पदार्थ समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से प्रतिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कहा गया हवा एक डैश मिश्रण है, हवा एक डैश है। तो बताइए हवा एक क्या है, 14 का आंसर बताइए क्या, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। दोनों तत्व यौगिक का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है हवा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस निम्न है, नाइट्रोजन 78.84%, ऑक्सीजन 20.946%, आर्गन 0.934%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.000524%, मीथेन 0.002% आदि है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाते हैं। बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह सस्पेंशन कहलाते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 देखिए कहा गया, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? गुण का पालन नहीं करता। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा डी, इनमें से इसकी संरचना तय है। इसकी संरचना तय है। तो कहा गया विज्ञान कौन सा मिश्रण गुणों का पालन नहीं करता, तो इनकी संरचना तय है। ये जो है ऑप्शन डी, ये पालन गुणों का पालन नहीं करता। ऑप्शन ए बी सी पालन करता है, लेकिन ऑप्शन डी पालन नहीं करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, रासायन विज्ञान में वह पदार्थ जो या दो से अधिक तत्व या यौगिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त मिश्रण कहलाता है, अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तथा तय नहीं है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयव में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटकों अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक बालू का मिश्रण। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर कहा गया, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये बताइए 17 का सी हो जाएगा। 17 का सी, अमिश्रणीय इमसिम्बल इसका आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुले नहीं सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय इमसिम्बल पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी के दो तरल पदार्थ जो अमिश्रणीय है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कहा गया, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ। क्या हो जाएगा? घुला हुआ पदार्थ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थ ठोस द्रव गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके साधारणतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलेय घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले जाते हैं। इसी कारण जल को सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर का एक घुला हुआ पदार्थ विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में कम होती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर को कहा गया, डैश एक यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। लेड जो है इसका ए आंसर, ये यौगिक नहीं है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेड एक तत्व है जो धातु हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में कहा गया, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विजातीय मिश्रण। क्या हो जाएगा? विजातीय मिश्रण। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए,
भौतिक व रासायनिक परिवर्तन देखिए क्वेश्चन में 21 नंबर में 21 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बताइए, चार ऑप्शन दिया कि भौतिक परिवर्तन कौन इसमें नहीं है। बताइए 21 का आंसर, 21 का सी जो होगा पदार्थ का किण्वन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। और ए बी डी है लेकिन सी नहीं है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है, जैसे दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरके बनना आदि। उसके बाद चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 में कहा गया इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताइए 22 का बी हो जाएगा, 22 का बी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद ए सी डी है लेकिन बी नहीं है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 में कहा गया इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके उदाहरण हैं मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में कहा गया लोहे में जंग लगना इनमें से किस समान उदाहरण है। तो बताइए 24 आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्न हैं, दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना। उसके बाद चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 में कहा गया इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, निष्क्रियकरण। क्या हो जाएगा, निष्क्रियकरण। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, किसी अम्ल या और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा में निमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। HCl प्लस NOOH, तीर का चिन्ह, NaCl प्लस H2O। HCl क्या है, अम्ल है, NOOH क्या है, क्षार है, NaCl क्या है, लवण है, H2O क्या है, जल है। उसके बाद देखिए, उद्पातन, क्रिस्टलीकरण तथा असवन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का बताइए 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, एक आइस क्यूब का पिघालना, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए,
पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आयस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कहा गया उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तन हो जाता है। तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का बी हो जाएगा डिपोजिशन। क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। डिपोजिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प भाप से तरल अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन होना। उसके बाद चलिए उत्पादन की ओर। उत्पादन में क्या कहा गया। उत्पादन में कहा गया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो जैसे कपूर का जलना, ये क्या है, उत्पादन अभिक्रिया है। वाष्पीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल द्रव अवस्था से वाष्प गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा। 28 का डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी विकल्प सही है। 1 नंबर अवस्था में परिवर्तन, बी नंबर में गैस का उत्सर्जन, सी नंबर में रंग का बदलना। तो क्या होगा, ये सभी विकल्प सही है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए कहा गया अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना तथा ताप में परिवर्तन जैसे प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, इसके निर्धारण मदद करते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणु का पूर्ण स्थापना होता है तथा इस प्रकार के नए पदार्थ या यौगिक प्राप्त होता है, जैसे दूध से दही का बनना। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 29 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो बताइए कौन भौतिक परिवर्तन है। 29 का ए हो जाएगा, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तन हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है। जो मूल पदार्थ रासायनिक एवं भौतिक गुणों का पूर्णतः भिन्न हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। तो क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में देखिए कहा गया 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है।
तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा सी, जल का जल वाष्प में परिवर्तन। इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किए जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इनमें से नया पदार्थ बनता है। प्रकृति में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जल का जल वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 31 नंबर। 31 में देखिए क्या कहा गया। 31 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलकप रासायनिक परिवर्तन है? तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य शेष सभी जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में कहा गया, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसका थ्योरी देखिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायन एंटोनी लेबोजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 में कहा गया, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ए हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद चलिए आगे देखिए थ्योरी इसका। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर देखिए। 35 में कहा गया, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। 35 का डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता है, परंतु आपस में पुनर्वस्थित आवश्यक हो सकता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। स्थिर अनुपात का नियम। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन।
36 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था। तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा, जोसेफ पॉस्टर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जोसेफ पॉस्टर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, जोसेफ पॉस्टर ने स्थिर अनुपात में या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में कहा गया निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ एल प्राउस्ट। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 में क्या कहा गया, 38 में कहा गया निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, एक नंबर में देखिए क्या ऑप्शन एम कहा गया, रासायनिक पदार्थ, क्या कहा गया, रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के अणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। बी नंबर में कहा गया रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। 3 सी नंबर में देखिए रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। उसके बाद देखिए डी नंबर क्वेश्चन, डी में क्या कहा गया, डी में देखिए कहा गया रासायनिक पदार्थ में परमाणु को अविभाज कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी जो है इसका सही आंसर करेक्ट इसका सी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो कहा निश्चित अनुपात में कौन सही नियम के अनुसार सही है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमान के सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भारों के अनुपात 1:8 है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भारों के अनुपात में सदैव 1:8 ही रहेगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 में कहा गया निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम क्या होगा, स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चितता अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे 2Na+Cl2 तीर का चिन्ह 2NaCl। NaCl एक यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम मीटर और क्लोरीन के 35.5 ग्राम मीटर एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात अनुपात 23:35:5 सदैव निश्चित होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 में कहा
कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति होती है। तो बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का बी हो जाएगा, लगातार समानुपात, लगातार समानुपात हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन CO2 सिर्फ O2 के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 के अनुपात में ही होगा। नोट, आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात निश्चित अनुपात का नियम है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 देखिए 41 में कहा गया द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का बी हो जाएगा, 14:3। क्या होगा? 14:3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अमोनियम हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर या निश्चित अनुपात में 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। यह जल में अति विलय होती है। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में कहा गया CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात डैश होता है। तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का A हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात 40:16 काटिएगा तो बराबर 5:2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में कहा गया अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं। तो बताइए 44 का सी हो जाएगा, 14:3 होगा, 14:3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस सर्वप्रथम 1771 में पिस्टले ने खोजा था। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने एवं ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाले राख में पाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयन बनाने में किया जाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जैसे देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में 45 डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। बताइए किस नियम पर आधारित? 45 का ऑप्शन बी, रासायनिक संयोजन पर आधारित है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे द्रव यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। उसके बाद चलिए आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहा गया डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित है? बताइए 46 का। ऑप्शन ए पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर, 47 में कहा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम पर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उसके बाद चलिए देखिए क्वेश्चन आगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कहा गया 48 नंबर क्वेश्चन, 48 में क्या कहा गया? 48 डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन चार गो में से कौन सही है इसका? 48 का 48 का इसका जो हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, इसका ये सही ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो बताइए कौन कौन इसका बिंदु निम्न है? पहला, इसका प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना जिन्हें परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविनाशी होते हैं, अविनाशी होते हैं, परमाणु अविनाशी होते हैं। उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। उनचास कहा गया निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अवधारणा नहीं है? तो बताइए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा कौन नहीं है? 49 का 49 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये अवधारणा नहीं है, डाल्टन परमाणु अवधारणा सिद्धांत नहीं है। जैसे कहा गया सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। ये क्या है? ये जो इनका अवधारणा नहीं है, परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्प डी का कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का धारणा नहीं है। उसके बाद चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर, 50 में कहा गया निम्नलिखित में से किसके परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया गया? बताइए 50 का ए हो जाएगा डाल्टन। क्या हो जाएगा? डाल्टन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जाना डाल्टन ने बताया था। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। इक्यावन नंबर में देखिए क्या कहा गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। 51 का डी हो जाएगा। 51 का डी। परमाणु अदृश्य कण, परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है, ये डाल्टन परमाणु सिद्धांत की अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। डाल्टन ने द्रव की संरचना का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान का संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में देखिए क्या कहा गया। 52 में कहा गया डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा ये बताइए। 52 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा डाल्टन। क्या हो जाएगा डाल्टन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 में क्या कहा गया। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा। 53 का डी हो जाएगा जॉन डाल्टन। क्या होगा जॉन डाल्टन। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम को युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न है। जैसे देखिए जैसे देख सकते हैं, सभी पदार्थ द्रव परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। उसके बाद तीन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।